Yes, welcome back, dear students. Today it is chapter number 5 of textbook Democratic Politics, and the chapter is Popular Struggles and Movements. आपको पहले ही डेमोक्रेसी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ है. यू नो कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो बहुत वास्ट हैं. अब हर मुल्क में इसके कंसेप्ट अलग अलग हैं. कहीं पे ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कहीं पे इनको लिमिटेड किया गया है, कहीं पे नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इनके बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको दबाया जाता है. तो इक्वली ये डेमोक्रेसी हर एक कंट्री में नहीं है. दुनिया की मतलब अक्सर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो इस नाम को अडॉप्ट तो करती हैं, लेकिन जो फिर इसके रूल्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो अपने अपने मुल्क में अपने अपने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक या मुल्क के इंटरेस्ट के मुताबिक लोगों को वो बेसिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं. तो कहीं पे ह्यूमन वांट जो है, इंसान की ज़रूरत जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है. राइट्स इतने महदूद होते हैं कि लोग फिर कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. वो अपने हक जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं. जो बेसिक राइट्स है जब वो टच होते हैं तो उन राइट्स को फिर वो लेने की कोशिश करते हैं. तो हमने शुरू जो किताब है, ये किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका पहला ही चैप्टर है कि पावर शेयरिंग. अगर लोगों के इंटरेस्टों को एकोमोडेट नहीं किया जाता है, लोगों के जो बुनियादी हक हैं उन्हें वो हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तो क्राइसिस बढ़ जाती है. तो मैंने आपको वो हिस्टोरिकल लॉ एक बताया कि पीपल रिवोल्ट व्हेन कंडीशंस बिकम अनबियरेबल. जब हालात हद से ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो लोग बगावत करते हैं. इन दिस कंटेक्स्ट, इसी हिस्टोरिकल लॉ के तहत हम आज ये पढ़ रहे हैं. ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स. तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को हासिल करने, डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स, एक तो डेमोक्रेसी से बाहर है, वो आज़ादी की कोई जंग होती है, उसको डेमोक्रेटिक, उसको वो भी एक किस्म की डेमोक्रेटिक मतलब जो स्ट्रगल ही होती है, लेकिन वो स्ट्रगल आप इंडिपेंडेंस जो से कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक सिस्टम ओवरथ्रो होता है, उस सिस्टम को ख़त्म करना होता है, नया सिस्टम लाना होता है. तो वो भी सब एक स्टेप है. लेकिन विद इन द डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए ही जो चीज़ें हासिल की जाती है उसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, ताकि हमारे लिए ये मुश्किल ये जो प्रॉब्लम है ये हम कुछ समझ पाए कि ये पॉपुलर स्ट्रगल्स जो हुई हैं इस सिलसिले में. तो लेकिन उनकी बेस यही है कि पावर शेयरिंग में लोगों को एकोमोडेट नहीं किया गया है. तो सबसे इसमें हम मुल्क से बाहर की जो मिसाल भी इसमें दी गई है इन टेक्स्ट बुक, इसमें पर्टिकुलरली दो ये जो कंट्रीज है, 2 कंट्रीज की एग्जाम्पल्स दी गई हैं. एक है नेपाल और दूसरी है बोल्विया. तो नेपाल नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इंडिया की. इंडिया के साथ एक लंबी बॉर्डर ये नेपाल की लगी हुई है. नेपाल के लोग इंडिया में बिना किसी वीज़ा के आ सकते हैं. हिंदुस्तान के लोग नेपाल में बगैर वीज़ा जा सकते हैं. ट्रेड फ्री है. तो लेकिन विद इन नेपाल के अंदर जो है, नेपाल के अंदर जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए वहाँ के लोगों ने जो एक तहरीक एक चलाई, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी नेपाल, डेमोक्रेसी की बहाल करने के लिए. नेपाल विटनेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट in April 2006. April 2006, the movement was aimed at restoring democracy in Nepal. You might recall was one of the third wave countries that had won democracy in 1990. Where Nepal ने democracy हासिल किया कब 1990 में. Although the king formally remained the head of the state, the real power was exercised by popularly elected representatives King Birendra, who was accepted his transition
also youth monarchy to constitutional monarchy was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. King Gyanendra, the new king of Nepal, उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र ने उसको वीरेंद्र पे उसको अपनी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को मारा इस सिलसिले में, तो बाद में वो ज्ञानेंद्र जो था ज्ञानेंद्र किंग बना. The new king of Nepal was not prepared to accept democratic rule. He took advantage of this weakness and unpopularity of the democratically elected government in February 2005. The king dismissed the prime minister and dissolved the popularly elected parliament. The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king. All the major political parties in the parliament formed a 7-party alliance, SPA इन्होंने बनाई है 7-party alliance, सब पार्टी जमा हुई and called for a 4-day strike on Kathmandu, the country's capital. This protest soon turned into the indefinite strike in which Maoist stragglers and various other organizations joined hands. People defied curfew and took to the streets. The security forces found themselves unable to take or move. Then a lot of people who gathered. In short, we can say, I have already told you that people revolt when conditions become unbearable. उन्होंने बगावत की, 7 पार्टी जमा हुई, लोग फिर गली कोचों में आए. अब फोर्सेस के लिए उन्हें कंट्रोल करना, ज्ञानेंद्र का जो रूल था उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल बन गया था. तो जब सब लोग इसमें जमा आए तो 21st April and then served an ultimatum to king. The leaders of the movement rejected the half-hearted concessions made by the king. They stuck to third demand for restoration of parliament, power to all-party government, and new constituent assembly. जिन्होंने 2-3 चीजें उन्होंने रखी किसके सामने, इस ज्ञानेंद्र के सामने. तो on 24th April 2004, the last day of the ultimatum, the king was forced to concede all the 3 demands. The SPA chose Girija Prasad Koirala as a new prime minister of the interim government. Girija Prasad Koirala उसके बाद इसका ये इनका बना प्राइम मिनिस्टर. इसका इंटरीम जो उबूरी वहां पर हुकूमत हुई उसका पहले बना, लेकिन वहां से पहले बहुत खून खराबा हुआ. The restored parliament met and passed a law that away most of the powers of the king. The SPA 7-party alliance and the Maoists came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. The struggle came to be known as Nepal's second movement for democracy. इसको सेकंड मूवमेंट कहा गया, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए. पहली मूवमेंट खत्म हुई. अच्छा, the struggle of the Nepali people is a source of inspiration for democrats all over the world. लोगों के लिए इसकी एक मिसाल बन गई, दुनिया के लोगों के लिए ये एक मिसाल बन गई कि उन्होंने भी अपने दूसरे एग्जाम्पल्स जो है. अब इसमें वो है बोल्विया की. बोल्विया में जो वाटर क्राइसिस है वहां के अगर देखेंगे तो वहां के पर फैमिली इनकम, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे. फैमिली की इनकम 5,000 थी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक वाटर सप्लाई का बिल जो सबसे कम होता है वो 1,000 था. तो इस बारे में वहां पर फिर लोगों ने बगावत की. लोगों ने फिर ऐसे इस वाटर सप्लाई बिल जो था तो इसमें this led to a spontaneous popular protest in January 2000. A new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city. The movement agreed to negotiate and strike was called off. Yet nothing happened. The people restored to the brutal repression when the agitation was started again in February. Another strike was followed in April and the government imposed martial law.
but the power of the people forced the officials of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protest. The contract with the MNC was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates. This came to be known as Bolivia's water crisis. मल्टी नेशनल कंपनी के साथ वहाँ के लोगों के हुई, लेकिन मैंने बताया कि लोगों के सैलाब के सामने उसकी गवर्नमेंट की और उस मल्टी नेशनल कंपनी की कोई एक बात भी चली तो फिर ये वाटर सप्लाई जो दोबारा म्यूनिसिपलिटी में बहाल हुई, तो इससे अब दुनिया में बोलवी वाटर वॉर कहा जाता है। उन्होंने जंग लड़ी किसके लिए? मैंने बताया कि जब ये नेगोशिएशन नहीं होती है, सेटस पूरी नहीं होती है, तो वहां पर क्राइसिस होती है। अब इसमें क्या होता है, ये चाहे वो नेपाल हो या ये क्या नाम है बोलविया हो, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, डिस्कशन होता है, इसके बाद मोबिलाइजेशन होता है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, गैदरिंग होती है, वहां पर बातें चलती है, बातों के बाद ऑर्गेनाइज होती है। तो आज नहीं तो कल, जैसे नेपाल में वहां उन्होंने स्ट्राइक की, नेपाल में या दोनों जगहों पर, चाहे पहले स्ट्राइक, पहले बातें हुई लोगों के हमारे साथ क्या जाती हुई है, उसके बाद फिर मोबिलाइजेशन हुई, एक गांव के दूसरे गांव में, एक स्ट्रीट के दूसरे स्ट्रीट में, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना है कि अब क्या करेंगे, अगला कदम हमारा कदम क्या होता है। इसमें कुछ लोग होते हैं दोज आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स, वो कहते हैं कि नहीं मसला फौरन हल होना चाहिए, वो प्रेशर डालते हैं अवाम पर भी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हुकूमत भी करते हैं, हुकूमत पर भी उनका दबाव होता है कि नहीं हमारी जो डिमांड है ये आपको पूरी करनी है, वरना हम इनडेफिनिट ट्राई करेंगे या दूसरा कोई मतलब ये कदम उठाएंगे। इन लोगों को प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये फिर एक मूवमेंट की सूरत अख्तियार करती है, एक तहरीक एक बन जाता है किसी बारे में। जैसे यहाँ पे है बोलवी वाटर वॉर, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए हुआ, बोलविया में वाटर सप्लाई के लिए हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें माना ये मोबिलाइजेशन होती है, देन ऑर्गेनाइज, कोई उसको मुनज़्ज़म करता है, कोई एक आगे होता है, बाद उसके पीछे चलते हैं, नाराबाजी होती है, प्रोटेस्टर्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स इसमें ज्यादा रोल करते हैं, वही मूवमेंट्स भी बंद चलाते हैं। सेक्शनल इंटरेस्ट, कोई ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने कबीले, अपने कौम या अपनी जात, एक सेक्ट की इंटरेस्ट, इनका ये ग्रुप होता है जिन्हें सिर्फ इतना होता है कि हमें क्या फायदा मिला, हमारे कौम को, हमारे कबीले को, हमारे गांव को क्या फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज से, सेक्ट से ऊपर उठकर पूरे पब्लिक इंटरेस्ट की बात करके, नहीं कि ये पब्लिक के साथ, ये बड़े सोच के लोग होते हैं, ये सेक्शनल जो है ये छोटे सोच के लोग होते हैं, मतलब अपने सेक्ट तक, अपने कौम तक, अपने कबीले, अपनी जात तक कुछ फायदे की बातें मद्देनजर होती है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट वाले लोग जो है उन्हें पूरे अवाम की फिक्र होती है कि अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। या दिस वाज द रिजल्ट, आपने पढ़ा होगा वो साउथ अफ्रीकन जो स्ट्रगल थी, नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आपने पढ़ा होगा कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट में अपने आप को पूरा वक्त उसने लगाया नेल्सन मंडेला ने। तो वो हो गई पब्लिक इंटरेस्ट की बात कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, हालांकि वो खुद फायदे उठा सकता था। तो दूसरे फिर मूवमेंट ग्रुप्स, यही फिर तहरीक बन जाते हैं, यही लोग जो है ये तहरीक एक ये बातें तहरीक की शक्ल में अख्तियार करते हैं। फिर कोई पार्टी वजूद में आती है, जैसे आप जितनी भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों में इनका बेस जो है, इनकी बेस इस तरह से बनी है, पहले मोबिलाइजेशन हुई, फिर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्रेशर ग्रुप्स बने या कुछ उन्होंने फिर बताया कि अब काम करना है, इसलिए मूवमेंट एक होती है। तो उस मूवमेंट को चलाने के लिए एक नाम की जरूरत होती है, उस नाम की बुनियाद पर एक पार्टी वजूद में आती है। फिर ये पार्टियां भी एक, जब 2, 3, 4 पार्टियां मिल जाती हैं तो एक अलायंस बन जाती है। तो ये इतना याद रखा, बस इसमें आपको याद रखने की इतनी ही बातें हैं। मुझे उम्मीद इसमें थोड़ा सा और है, हो सकता है एक लेसन और देना पड़े, तो लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि शायद कम्युनिटी क्लासेस लेने की जरूरत फौरन पड़ेगी, इसलिए आप तैयार रहिएगा। शुक्रिया।